एक तरफ देश का सेंट्रल बैंक बैंकिंग सिस्टम में नेट प्रॉफिट का 75% तक डिविडेंड बांटने की पूरी आज़ादी दे रहा है, और ठीक उसी वक्त लगभग 35 ऐसी एनबीएफसीज हैं जिनका लाइसेंस रद्द करके उन्हें मार्केट से बाहर निकाल दिया गया है। सही बात है। मतलब एक ही वक्त पर गाड़ी का एक्सेलरेटर और ब्रेक्स दोनों आखिर क्यों दबाए जा रहे हैं? कंपाउंड लर्निंग के इस नए सेशन में सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत है। आज हमारी इस विस्तृत चर्चा का मेन मकसद यही है कि जनवरी 2026 के दूसरे हफ्ते यानी 8 से 14 जान के सभी करंट अफेयर्स को हम डिटेल में समझें। बिल्कुल। और देखो, इस हफ्ते की खबरों में ना एक बहुत ही क्लियर थीम निकल कर आ रही है, जिसे हम भारत का ड्यूअल पुश कह सकते हैं। ड्यूअल पुश, थोड़ा समझाएंगे इसको? हाँ, मतलब एक तरफ देश तेजी से डीप टेक और इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे बढ़ रहा है, लाइक हार्ड एक्सपेंशन, पर दूसरी तरफ गवर्नेंस और नियम कानून को बेहद सख्त किया जा रहा है। अच्छा, ताकि ग्रोथ सस्टेनेबल रहे। एग्जैक्टली। तो अगर किसी को लगता है कि इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी अलग अलग ट्रैक्स पर चल रहे हैं, तो इस हफ्ते की रिपोर्ट्स वो सोच बिल्कुल बदल देंगे। वही तो चलिए आंकड़ों के इस समुंदर में उतरते हैं। सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमी और रेगुलेटरी कदम की बात करते हैं। देश की तरक्की नापने के लिए जीडीपी और इन्फ्लेशन के आंकड़े सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। एनएसओ ने अपने फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स में साल की ग्रोथ 7.4% प्रोजेक्ट की है, और एसबीआई इको रैप इसे 7.5% बता रहा है, जबकि मॉर्गन स्टैनली 7.6%। पर यहाँ एक अजीब चीज हुई, यूएनडीसा ने 2026 के लिए सिर्फ 6.6% ग्रोथ प्रोजेक्ट की है। मतलब डोमेस्टिक एजेंसीज इतनी बुलिश क्यों हैं और ग्लोबल इतनी कम? देखो, इसका बड़ा सिंपल सा रीजन है। हमारा जो डोमेस्टिक कंजम्पशन और कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, वो काफी स्ट्रांग है। राइट। इंटरनेशनल एजेंसीज हमेशा ग्लोबल डीग्लोबलाइजेशन और सप्लाई चेन इश्यूज को फैक्टर इन करती हैं, इसलिए उनका एस्टिमेट थोड़ा कंजर्वेटिव रहता है। लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटी देखें तो इन्फ्लेशन मॉनिटर से काफी कुछ क्लियर हो जाता है। हाँ, सीपीआई का डेटा आया ना दिसंबर 2025 का। बिल्कुल, वो 1.33% पर आया है, जो एक्चुअली 3 महीने का हाई है। वेट, पर मैं सब पढ़ रहा था कि फूड इन्फ्लेशन तो गिरकर -2.71% हो गई है। तो फिर सीपीआई हाई कैसे? क्योंकि कोर इन्फ्लेशन बढ़ गई है, वो अब 4.45% पर है। ओह वाओ, मतलब खाना सस्ता हो रहा है पर बाकी सब महंगा। एग्जैक्टली। और बाय द वे, स्टेट्स की बात करें तो केरला और कर्नाटका में सबसे हाई इन्फ्लेशन रेट्स रिकॉर्ड हुए हैं। ये उल्टा ट्रेंड इसलिए होता है क्योंकि फूड प्राइसेस वॉलेटाइल होते हैं, पर कोर इन्फ्लेशन बढ़ने का मतलब है कि इकोनॉमी में सर्विसेज और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की डिमांड बहुत स्ट्रांग है, लोग खर्च कर रहे हैं। सही बात है, डिमांड रोबस्ट है। इसके अलावा एक और टर्म फिस्कल साइड पे काफी सुनने में आया, WMA। आरबीआई ने दिल्ली गवर्नमेंट के लिए WMA लिमिट 890 करोड़ फिक्स की है। ये WMA बेसिकली होता क्या है? WMA यानी वेज एंड मीन्स एडवांसेस। इसे आप सरकारों के लिए एक तरह की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी समझ लीजिए। अच्छा। जब सरकार को टैक्स रेवेन्यूज आने में टाइम लगता है पर उन्हें कैश चाहिए होता है, तो आरबीआई ये टेम्पररी लोन देता है। इस लिमिट को फिक्स करने का मतलब है फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन रखना। और ट्रेड पे नजर रखने के लिए नीति आयोग ने भी अपनी ट्रेड वॉच क्वार्टरली का 5वां एडिशन निकाल दिया है। राइट। अब थोड़ा आरबीआई के उन प्रोग्रेसिव एक्शंस की बात करते हैं जिसने मुझे शुरू में थोड़ा कंफ्यूज किया था। इनोविटी, स्काइडो और पेजी को पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस मिल गया है। और शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स का जो एसडीक्यूआई स्कोर है वो 90.7 हो गया। फिर सबसे बड़ी खबर आई कि बैंक्स अब अपने नेट प्रॉफिट का 75% तक डिविडेंड दे सकते हैं, जो पहले सिर्फ 40% था। हाँ, एक तरफ एक्सेलरेटर दब रहा है, पर दूसरी तरफ देखिए, आरबीआई ने 35 एनबीएफसीज का सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यानी कॉर कैंसिल भी कर दिया है। वही तो मैं सोच रहा था। और यही नहीं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और कोऑप बैंक्स की डायरेक्टर्स के लिए एक मैंडेटरी कूलिंग ऑफ पीरियड भी प्रपोज कर दिया गया है। साथ ही आईबीबीआई ने लिक्विडेशन प्रोसेस के लिए नए रिवाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स लॉन्च कर दिए हैं। तो मेरा सवाल यही है कि आरबीआई एक सख्त और स्मार्ट टीचर दोनों का रोल क्यों निभा रहा है? एक तरफ 75% डिविडेंड, दूसरी तरफ 35 एनबीएफसी बार। अचानक इतनी स्ट्रिक्टनेस से मार्केट स्लो नहीं हो जाएगा? लॉजिकली ऐसा लगता है, पर लॉन्ग टर्म बैंकिंग हेल्थ के लिए ये गार्बेज क्लीनिंग बहुत जरूरी है। ग्रोथ तभी सस्टेनेबल होती है जब फाउंडेशन स्ट्रांग हो। अगर आप SDQI स्कोर देखें 90.7, ये दिखाता है कि बैंक्स की डेटा रिपोर्टिंग अब कितनी क्लीन है।
अच्छा, जब ट्रांसपेरेंसी इतनी हाई हो तभी तो रेगुलेटर बैंक को डिविडेंड बांटने की छूट देगा ना। सही कहा। मतलब स्ट्रॉन्ग बेस पर ही ऊंची बिल्डिंग बनेगी। तो अब इकोनॉमी की इस मजबूती का भारत के ग्लोबल स्टांस पर क्या असर पड़ रहा है वो देखते हैं। जियोपॉलिटिक्स के साइड आते हैं। बिल्कुल। दुनिया में अभी काफी उथल-पुथल है। हाँ, जैसे यूएसए में प्रेसिडेंट ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के तहत लगभग 66 इंटरनेशनल बॉडीज से बाहर निकलने का फैसला किया है, जिसमें भारत द्वारा स्टार्ट किया गया इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी आईएसए भी शामिल है। हाँ, और देखिए ये किसी भी पॉलिटिकल साइड लेने की बात नहीं है, ये बस एक जियोपॉलिटिकल रियलिटी है। यूएसए का इस तरह पीछे हटना एक लीडरशिप वैक्यूम क्रिएट करता है। पर बाकी बॉडीज तो एक्टिव है ना, जैसे यूएनजीए। बिल्कुल। यूएनजीए ने 2026 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड्स एंड पैस्टोरलिस्ट्स यानी IYRP घोषित किया है, और इसी वैक्यूम को भरने के लिए भारत काफी आगे आ रहा है। जैसे कि ईसीआई का आईसीडीएम होस्ट करना। सही पकड़ा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत मंडपम में पहला ICDM 2026 होस्ट करेगा। फिर डिप्लोमेसी में ओप्सा और ORF ने मिलकर रायसीना साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव, जिसे RSDI कहते हैं, वो लॉन्च किया। अच्छा, मतलब जब यूएसए पीछे हट रहा है तो भारत अपने टाइज डाइवर्सिफाई कर रहा है। जैसे एनर्जी में ONGC ने जापान की मित्सुई OS के लाइंस के साथ ईथेन शिपिंग के लिए 2 JV बनाए। ट्रेड में भारत ने चाइनीज नेशनल्स के लिए नया वीजा शुरू किया। और डिफेंस भी तो देखिए। हाँ, इंडियन नेवी के फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन ने साउथ ईस्ट एशिया में अपनी डिप्लॉयमेंट शुरू कर दी है। एविएशन में भी अकासा एयर अब IATA ज्वाइन करने वाली 5वीं इंडियन एयरलाइन बन गई है। ये सब दिखाता है कि भारत हर फ्रंट पे एक्टिव है। वही टेक गवर्नेंस का एक बहुत इंटरेस्टिंग केस मलेशिया से आया, जहां उन्होंने इलॉन मस्क के ग्रॉक AI को ब्लॉक कर दिया। वेट, क्यों? क्योंकि उसके थ्रू सेक्सुअलाइज्ड इमेजेस सर्कुलेट हो रही थी। तो देखो, ग्लोबली अब रूल स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, हर चीज गवर्न की जा रही है। राइट। और ये ग्लोबल एम्बिशंस तभी पूरे होंगे जब देश के स्टेट्स खुद तेजी से आगे बढ़ें। नेशनल अफेयर्स और स्टेट्स की तरफ चलते हैं। साउथ और वेस्ट इंडिया में लगता है अलग ही टेक वेव है। हाँ, तमिलनाडु ने तो अपनी पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी 2025-26 निकाल दी है। और MoPSW ने वहां 235 करोड़ के पोर्ट प्रोजेक्ट्स किए, प्लस टैप स्कीम में 50% पेंशन, और AICE 26 टाइगर एस्टिमेशन शुरू हुआ। IITM ने वहां कॉर्पोरेट रिसर्च सेंटर भी खोला है। केरला में भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई। वायनाड देश का पहला पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बन गया है। ओह वाह, पूरा पेपरलेस। हाँ, और केरला के ही अरालम सैंक्चुरी का नाम बदलकर अब अरालम बटरफ्लाई सैंक्चुरी कर दिया गया है। नाइस। और कर्नाटका में महिलाओं और बच्चियों के लिए अक्का पाड़े स्कीम आई है। अब थोड़ा AP और तेलंगाना की बात करें तो वहां क्या हो रहा है? AP में तीसरा इंडियन लाइट हाउस फेस्टिवल आयोजित हुआ और उन्हें दगादार्थी एयरपोर्ट मिल गया। तेलंगाना ने तो सबसे बड़ा इनलैंड रेनबो ट्राउट फार्म खोल दिया है। रेनबो ट्राउट फार्म यानी इनलैंड फिशरीज में भी हम बढ़ रहे हैं। गुजरात में PM मोदी ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व अटेंड किया। फिर वहां वाइब्रेंट गुजरात, मेट्रो फेज 2 और काइट फेस्ट सब एक साथ हुआ। गोवा में एक बुक लॉन्च काफी चर्चा में रही, हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड। अगर हम नॉर्थ और ईस्ट की बात करें तो यूपी तो इंडिया AI और यूपी डिस्को के साथ मिलकर 65 यानी 65 AI लैब सेटअप कर रहा है। इंडस फूड 2026 में भारतीय चैलेंज और इंडिया UAE फूड कॉरिडोर फोकस में था। ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट भी पीछे नहीं है। अरुणाचल में कमाला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आगे बढ़ा, असम में संस्कारशाला हुई और टेक्सटाइल मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। और त्रिपुरा में IC गेट LPMS आया, जिससे कस्टम्स आसान होगा। और वेस्ट बंगाल के हल्दिया में नेवी ने एक बेस बनाया। लेकिन जो सबसे अजीब, मेरा मतलब है इंटरेस्टिंग खबर सेंट्रल और नॉर्थ से थी। आप हाइड्रोजन ट्रेन की बात कर रहे हैं ना? हाँ, हरियाणा में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी। मैंने इलेक्ट्रिक देखी है, डीजल देखी है, ये हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी कैसे? बेसिकली इसमें फ्यूल सेल्स होते हैं जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। इसका एग्जॉस्ट सिर्फ पानी और भाप होता है, जीरो एमिशंस। वाह, ये तो फ्यूचर है बिल्कुल। और इधर छत्तीसगढ़ ने APAR ID जनरेशन में लगभग 83.63% अचीव करके टॉप किया है और एपिडा का नया ऑफिस भी खोला। MP ने स्वच्छ जल अभियान लॉन्च किया है और उत्तराखंड की रैंक सुनिए, NCRB के ICJS 2.0 सिस्टम में उन्होंने फर्स्ट रैंक ली है। कमाल है।
नेशनल लेवल पर कैपेसिटी बिल्डिंग के आंकड़े भी तगड़े हैं। फिश प्रोडक्शन 166% बढ़कर 197.75 लाख टन पहुंच गया फाइनेंशियल ईयर 25 में। और एनर्जी में हमारी नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी 266.78 गीगावाट हो गई है। भारत अब कमर्शियली बायोबिटामिन भी प्रोड्यूस करने वाला पहला देश बन गया है ना? है ना? बिल्कुल। और रेलवेज का इलेक्ट्रिफिकेशन 99.2% कंप्लीट हो गया है। NHAI ने तो बेंगलुरु कडापा विजयवाड़ा कॉरिडोर पर 4 गिनीज रिकॉर्ड्स बना दिए हैं। और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने भी स्पीड पोस्ट 24 और 48 लॉन्च किए हैं, जिससे डिलीवरी फास्ट हो। एग्रीकल्चर में रबी 2025-26 के लिए NBS रेट्स अप्रूव हो गए हैं। हाँ, और मिनिस्ट्रीज ऑफ कोल, रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर के बीच एक नेशनल लॉजिस्टिक्स मैकेनिज्म पर MOU साइन हुआ है। गेल का एक कैंपेन भी शुरू हुआ है #नॉनस्टॉप जिंदगी PNG के लिए। सही है, पर देखिए गवर्नेंस और पोर्टल्स की बात आती है ना, तो थोड़ा सा डाउट होता है मुझे। इस हफ्ते ही कितने पोर्टल्स आए हैं। WCD मिनिस्ट्री का पंखुड़ी, UIDAI का नया मैस्कॉट उदय और पोस्ट डिपार्टमेंट का संपन्न ग्लोबल पेंशन के लिए। एस्पिरेंट्स को भी अक्सर लगता होगा कि ये सारे पोर्टल्स बस फॉर्म भरने और पेपर पे अच्छे लगते हैं। इनका एक्चुअल इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता क्या है? देखिए, मैं समझाती हूँ। एक सिंपल एग्जाम्पल लीजिए। पहले स्कीम का पैसा बिचौलियों के थ्रू जाता था, उसमें लीकेज होती थी। पंखुड़ी या संपन्न जैसे पोर्टल से क्या होता है कि डायरेक्ट ट्रांसफर होता है। अच्छा, जब लीकेजेस खत्म होती हैं तो सरकार का पैसा बचता है और फिस्कल प्रूडेंस बढ़ती है। ये बस वेबसाइट्स नहीं है, ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। राइट। और कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री ने भी डायरेक्टर KYC को रिवाइज किया। सरकार ने फ्लक्स कोडेड सोल्डर वायर QCO हटाया, जिससे बिजनेस आसान हो। BIS ने अपना बेटा इंटीग्रेटेड स्टैंडर्डाइजेशन पोर्टल लाया और DEA ने 3 साल की PPP पाइपलाइन फिक्स कर दी है। एक और बड़ा रूल आया, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस रूल्स 2026। इसमें स्टेट ओलंपिक एसोसिएशंस यानी SOMs का रिप्रेजेंटेशन अब नेशनल लेवल पर जरूरी होगा। हाँ, अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए। और अमित शाह जी ने NSG के लिए NIDMS डेटा सिस्टम का उद्घाटन किया। साथ ही प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी की लाइफ पर एक बुक आई है। सही कहा। अब बैंकिंग एस्पिरेंट्स के सबसे पसंदीदा टॉपिक पर चलते हैं, फाइनेंशियल इकोसिस्टम। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने TGB ऑन व्हील्स लॉन्च किया है। और ये कोई आम ATM वैन नहीं है, ये देश की पहली फुली सोलर पावर्ड मोबाइल ATM वैन है। ग्रामीण बैंक सोलर पावर यूज कर रहा है, मतलब ग्रीन बैंकिंग अब गांव तक पहुंच गई है। और दूसरी तरफ HDFC बैंक ने RBI के डिजिटल रुपी यानी CBDC को अपने स्मार्ट गेटवे प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेट किया। देखो, क्रेडिट स्पेस में भी काफी इनोवेशन हो रहा है। एक्सिस फाइनेंस ने MSMEs के लिए एक कोलैटरल फ्री व्यापार बिजनेस लोन निकाला। एक्सिस बैंक अपने ओपन ऐप में सेफ्टी सेंटर लाया है। और IDFC फर्स्ट बैंक का वो नया 0 Forex डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड भी आ गया है। अगर हम ब्रांड आइडेंटिटीज की बात करें तो फेडरल बैंक ने अपना नया आइडेंटिटी द फॉर्च्यूना वेव अनवेल किया, जिसकी एम्बेसडर विद्या बालन बनी है। बैंक ऑफ बड़ौदा को अपने प्राइमरी डीलर ऑपरेशंस अपनी सब्सिडरी में शिफ्ट करने का RBI अप्रूवल मिल गया। और चॉइस वेल्थ ने IPPB यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के साथ मिलकर डिजिटल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। IRFC और IREDA को तो DP और MNRA से एक्सीलेंट रेटिंग भी मिल गई है। इंडिया रेटिंग्स यानी इंड्रा अब कस्टमाइज्ड ESG रेटिंग्स दे रहा है। और BSE को एशिया बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड मिला। हाँ, फाइनेंस इकोसिस्टम पूरी तरह से एक्टिव है, पर असली ग्रोथ तो वहां होती है जहां हार्ड टेक और साइंस इन्वॉल्व हो। तो अब चलिए डीप टेक, स्पेस और डिफेंस पे नजर डालते हैं। साइंस और स्पेस हमेशा से मेरा फेवरेट रहा है। DRDO ने एक स्क्रैमजेट इंजन का ग्राउंड टेस्ट किया और अहिल्यानगर में 3rd Gen MPA-TGM का फ्लाइट टेस्ट भी किया। पर स्पेस इतना आसान नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ISRO के PSLV C-60 मिशन में, जिसमें EOS N1, अन्वेषा और 15 दूसरे सैटेलाइट्स थे, उसकी 3rd स्टेज के बाद एक क्रिटिकल अनोमली आई। मिशन सक्सेसफुल नहीं रहा। और सिर्फ ISRO ने, यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी ESA ने तो अपना मार्स सैंपल रिटर्न मिशन कैंसिल ही कर दिया। पर उधर चाइना ने वर्ल्ड का पहला लूना टाइम कीपिंग सॉफ्टवेयर LT-440 बना लिया है। और पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपना तैमूर ALCM टेस्ट किया। इन फेलियर्स और कैंसिलेशन से यही समझ आता है कि स्पेस टेक कितना कॉम्प्लेक्स है। लेकिन अगर हम कंप्यूटिंग की बात करें तो प्रोग्रेस बहुत तेजी से हो रही है। IIT मद्रास ने एक पेटाफ्लॉप का
परम शक्ति सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया। और इस सुपर कंप्यूटर के चलते ही तो साइंटिस्ट ने एम्पेम्बा इफेक्ट की थर्मोडायनामिक्स डिकोड किए, जिसमें गर्म पानी ठंडे पानी से जल्दी जमता है, राइट? हाँ, एग्जैक्टली वही। ये बचपन से सुनते आ रहे थे हम, आखिर अब जाके सॉल्व हुआ। और तमिलनाडु ने एक्सीड क्यू GmbH के साथ क्वांटम कंप्यूटिंग प्रोग्राम के लिए पार्टनरशिप कर ली है। और AI अब लैब से निकलकर डायरेक्टली ई-कॉमर्स में आ गया है। गूगल ने जेमिनाई शॉपिंग फीचर्स और यूनिवर्सल कॉमर्स प्रोटोकॉल यानी UCP लागू किया। एप्पल ने भी गूगल जर्मनी AI के साथ डील साइन कर ली, जो काफी बड़ी न्यूज है। और एडटेक कंपनी सिंपली लर्न अब ऑफिशियली इंडिया AI मिशन का हिस्सा बन गई है। साइंस डिस्कवरीज में हबल टेलीस्कोप ने एक डार्क मैटर क्लाउड खोजा है, जिसका नाम उन्होंने क्लाउड 9 रखा। वेरा रूबन ऑब्जर्वेटरी ने फास्टेस्ट स्पिनिंग एस्ट्रॉयड 2025 MN45 स्पॉट किया। धरती पे वापस आए तो अरुणाचल में स्लेंडर आर्म्ड फ्रॉग की 2 नई प्रजातियां मिली हैं। CSIR NPL ने एनवायरनमेंट लैब खोली है और HPCL ने LC-MAX RUF कमीशन कर दिया। और डिफेंस ऑपरेशंस में IAF ने तेजस LCA की मेड इन फ्लाइट की 25वीं एनिवर्सरी मनाई। DRDO ने अपना 68वां यानी 68th फाउंडेशन डे मनाया। आर्मी ने पिनाका MLRS ओवरऑल के लिए टाटा और L&T को बड़ा ऑर्डर दिया है। एक डाइम डिजिटल लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म आया, NRT से 16 पावर्ड मैप्स UAV ऑर्डर हुआ और MCF एक्सरसाइज संझा शक्ति भी कंडक्ट की। कॉर्पोरेट और बिजनेस M&A की बात करें तो बजाज फिनसर्व ने अलियांस के स्टेक्स पूरी तरह एक्वायर कर लिए। सॉफ्ट बैंक ने ओला इलेक्ट्रिक में 2.15% बेचा। भारत फौज ने एजाइल रोबोट्स के साथ और MIB वेवेक्स ने फिट IIT दिल्ली के साथ MOU साइन किया। और एक बहुत पॉजिटिव न्यूज, बेंगलुरु को महिलाओं के लिए 2025 का बेस्ट सिटी रैंक किया गया है। ये वाकई एक अच्छी न्यूज है। चलिए अब इस विस्तृत चर्चा के आखिरी हिस्से में चलते हैं। हम थोड़ा फास्ट पेस जाएंगे ताकि एस्पिरेंट्स इन वन लाइनर्स को फटाफट नोट कर लें। अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स और ऑबिचुरीज। श्योर। इम्पॉर्टेंट डेज की लिस्ट में 8 जैन को ANC फाउंडेशन डे और अर्थ्स रोटेशन डे था। 9 जैन को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जैन को वर्ल्ड हिंदी डे, 11 जैन को ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे और लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ एनिवर्सरी थी। 12 जैन को नेशनल यूथ्स डे मनाया गया और 11 से 17 जैन तक नेशनल रोड सेफ्टी वीक रहा। स्पोर्ट्स में विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर बन गए हैं। कर्नाटका खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 का ओवरऑल चैंपियन बना। और IOA ने NOEDP लॉन्च किया, प्लस नेशनल ओलंपिक एकेडमी को रीएक्टिवेट कर दिया। PT उषा इसकी प्रेसिडेंट बनी और गगन नारंग डायरेक्टर। कुछ लोगों ने रिटायर भी किए ना? हाँ, अलिसा हीली और उस्मान खवाजा ऑस्ट्रेलिया से और जिनसन जॉनसन इंडिया से। अब अपॉइंटमेंट्स। डीना पावल मैकॉमिक मेटा की प्रेसिडेंट और वाइस चेयर बनी। आइडा लियू HSBC प्राइवेट बैंक की CEO। B वेंकटेश वर्मा UN एडवाइजरी बोर्ड ऑन डिसआर्मामेंट मैटर्स के चेयर बने। APADA चेयरमैन अभिषेक देव को 1 साल का एक्सटेंशन मिला। AK बाला सुब्रमण्यन AERB के नए चेयरमैन बने। जुडिशरी में जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता उत्तराखंड HC गए, जस्टिस सोमेन सेन केरला HC और मेघालय HC की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी जस्टिस रेवती मोहिते डेरे। माइलस्टोन्स की बात करें तो कर्नाटका के CM सिद्धरमैया सबसे लॉन्ग सर्विंग CM बन गए हैं और अरित्रा रॉय ने माउंट अकोंकागुआ समिट किया। अवार्ड्स में एनवीडिया CEO जेनसन वोंग को 2026 का IEE मेडल ऑफ ऑनर मिला, जिसमें $2 मिलियन हैं। मेजर स्वाति शांता कुमार को UN सेक्रेटरी जनरल्स अवार्ड मिला जेंडर कैटेगरी में। श्रीनिवास देम्पो को इटली का नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार मिला। मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने 70वें अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार दिए 100 रेलवे ऑफिशियल्स को। और 90th ऑस्कर्स में 5 इंडियन फिल्म्स एलिजिबल हैं। एक फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर ने तो 4 गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स जीत लिए। पर कुछ ऑबिचुरीज भी हैं। स्पोर्ट्स से बिलियर्ड्स प्लेयर मनोज कोठारी और हॉकी प्लेयर दविंदर सिंह गर्चा का निधन हुआ। पॉलिटिक्स से सुरेश कलमादी, काबिंद्रपुर कायास्था और थॉमस कुथिरावत्तम नहीं रहे। और साइंस से इकोलॉजिस्ट माधव धनंजय गडगिल का भी निधन हुआ। काफी कुछ था इस हफ्ते कवर करने को। तो अब अगर हम इस पूरी चर्चा का निचोड़ निकालें, वही डुअल पुश जिसकी आपने शुरू में बात की थी। एक मार्केट इंजन है जो हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रिक्ट गवर्नेंस से चल रहा है। एग्जैक्टली। चाहे वो यूपी के 65 AI लैब्स हों या IIT का परम शक्ति। और दूसरी तरफ NBFCs को बाहर निकालना, स्पोर्ट्स में नए रूल्स लाना। ये रॉ एक्सपेंशन का दौर नहीं है, अब हम स्ट्रक्चर्ड गवर्नड इनोवेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। सही बात है।
तो इस सेशन को रैप अप करते हुए मैं सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक विचार छोड़कर जा रहा हूं। सोचिए दोस्तों, जब देश इतने स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस के साथ इतनी फास्ट डीप का ग्रोथ कर रहा है, तो क्या आने वाले टाइम में कंप्लायंस ही अपने आप में सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन जाएगी? बहुत इंटरेस्टिंग थॉट है। क्या रूल्स इनोवेशन को रोकते हैं या उसको एक्चुअली एक सेफ ट्रैक देते हैं आगे बढ़ने के लिए? इस पर जरूर सोचिए। उम्मीद है इन नोट से आपकी तैयारी और मजबूत होगी। हमारी आज की इस विस्तृत चर्चा में बस इतना ही। अलविदा।